बच्चों, जैसा कि हमने पिछला क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को द्विघात बहुपद के बारे में और उसका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, ठीक है। तो आई होप कि आपने पहले पिछला वाला वीडियो देख लिया होगा और उसको नोट भी कर लिया होगा, क्योंकि अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं और उसको नोट नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप उसको नोट कीजिए और उसको अच्छे से देख के समझिए और वो उस क्वेश्चन को खुद से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा और उस तरह का और एक दो क्वेश्चन को अपने से बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और अपने से बनाइएगा जो जिससे आपको अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड या उस तरह का कोई और भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया क्योंकि कल हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में ना ऑब्जेक्टिव पूछेगा एग्जाम में कि बताइए कि इसका हल कितना होगा, एक हल होगा या अनेक हल होगा या अनंत हल होगा या फिर एक से अधिक हल होगा, ठीक है। तो हम उसको किस तरह से निकालते हैं, ठीक। सबसे पहले हम वो निकालने के लिए देखिए। तो यदि कोई मान लेते हैं कि दो समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण किस रूप में होगा, मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। c1 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है और b1 जो है वो है y का गुणांक और a1 जो है वो है x का गुणांक, ठीक। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब उसी तरह कोई और दूसरा समीकरण दिया रहेगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए इसका कंडीशन क्या होता है कि ये कब इसका अनंत हल होगा या कब अनेक हल होगा, कब एक हल होगा और कब कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलिए चेक करते हैं इसको किस तरह से हम उसको देख किस तरह से निकालें। यदि सबसे पहले ना जो भी इसका गुणांक है x का गुणांक और y का गुणांक और ये जो कांस्टेंट टर्म है जो अचर पद है, ठीक है, उसके बीच में हम निकालते हैं कि वो बराबर है या फिर नहीं, वो पहले चेक करेंगे। तो इसको लिखेंगे हम a1 बटे a2 कॉमा इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो b1 बटे b2 और इस दोनों का अनुपात निकालेंगे तो c1 बटे c2 ठीक है। अब देखिए यदि इस तीनों का अनुपात अगर इस तरह से निकलता है a1 बटे a2 ये बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, ठीक है। यदि ये दोनों बराबर नहीं होता है, ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, केवल एक हल होगा। इस स्थिति में केवल एक हल, ठीक है। और यदि बराबर नहीं हो c1 बटे c2 का तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, ठीक है। ठीक, और अगर ये तीनों बराबर हो जाए यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इस स्थिति में अनेक हल, ठीक है। इस स्थिति में अनेक हल होगा। और हम इसी को देखें ग्राफ में इसका केवल एक हल का ग्राफ किस तरह से बनेगा, यदि मान लेते हैं इधर बना लेते हैं, मान लेते हैं केवल एक हल का किस तरह से ग्राफ बनेगा। मान लेते हैं कोई इधर से लाइन है इससे और दूसरा लाइन मान लेते हैं कट गया इधर से, ठीक है। मान लो दूसरा लाइन ऐसे कट गया तो जो यहाँ पे ये जो केवल एक बार कटा, ये केवल एक बार कटा ना, तो यही इसका केवल एक हल होगा, ठीक। और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं कब होगा, जब ये समपाती होगा, मतलब जब रेखा समांतर में होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ऐसे ग्राफ होगा। ये मान लेते हैं ग्राफ है तो कोई
ऐसे हल होगा, मान लो देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये कहीं पे कटेगा नहीं, ये समांतर है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, नीचे वाई डैश इधर एक्स डैश, और फिर ये भी हुआ एक्स एक्सिस, इधर वाई, और फिर इधर एक्स डैश, नीचे में वाई डैश, ठीक है, मतलब वाई निगेटिव, ठीक। और देखिए अब इसके लिए क्या होगा ग्राफ, इसके लिए होगा अनेक अनेक हल के लिए देखना संपाती होगा, मतलब इसी के ऊपर यदि ये देखा है तो इसी के ऊपर एक और रेखा होगा, इसी के ऊपर, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा, अनेक हल होगा, मतलब यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी हल होगा, यहाँ भी, कहीं पे भी, हर जगह पूरा रेखा, ठीक है, जहाँ भी हो हर जगह पे इसका हल होगा, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, या अगर नोट नहीं करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ये इससे ऑब्जेक्टिव में पूछे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा, ठीक। पीछे जो बताया कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि के किस मान के लिए, मतलब के यहाँ पे जो के दिख रहा है 4x + ky = 5, तो बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण है 7x - 5y = 4, और दूसरा समीकरण है 4x + ky = 5 का अद्वितीय हल होगा। हमको क्या निकालना है, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को हम और क्या बोलते हैं, केवल एक हल। अद्वितीय का मतलब हुआ, अद्वितीय का मतलब हुआ इसका कोई और दूसरा हल नहीं होगा, मतलब केवल एक हल होगा, ठीक। तो हम उसको सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, या फिर उसका शर्त क्या होता है अद्वितीय हल का, वो देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण एक क्या है, 7x - 5y = 4। तो इस 4 को इस तरफ कर देते हैं, और हम यहाँ पे इसको मानते हैं समीकरण एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा 7x का गुणांक होता है a1, y का गुणांक होता है क्या b1, और कांस्टेंट टर्म जो होता है समीकरण के एक का वो होता है c1। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए a1 = 7, b1 = -5, c1 = -4, ठीक है। अब फिर समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, 4x + ky = 5। हम इस 5 को इस तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x + ky - 5 = 0। ये समीकरण हो गया 2, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसलिए a2 = 4, b2 = a, c2 = -5। याद हमको लिखा है सबसे पहले भी अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होता है, क्या होता है कि a1/a2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का, ठीक है। तो अब a1/a2 का मान क्या है, a1 का मान है 7, a2 का मान है 4, तो 7/4 जो है बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। b1 का मान है -5 और b2 का मान है k, तो -5/k। तो हम k का मान निकालते हैं, तो क्या होगा k × 7, तो 7k = -20, तो k बराबर हो जाएगा -20/7, ठीक है। मतलब कि k का मान जो है -20/7, ये जो है बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब हम समीकरण हल करने के लिए देखेंगे समीकरण को कैसे हल कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों के किताब में होगा कि तरह तरह से समीकरण हल करने को बोलता है, ठीक है। जैसे कि कौन सा विधि होता है, जैसे प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया, जिसको विलुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, और तीसरा हुआ वज्र गुणनखंड, मतलब वज्र गुणनखंड विधि से भी समीकरण को हल करने के लिए कहता है। तो
वज्र गुणनखंड में उसका सूत्र को याद करना पड़ता है, ठीक है। तो हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे कि सूत्र को याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि x/2 + y बराबर 0.8 और x + y/2 बराबर 7/10 को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। आपको तीनों विधि में से कोई एक साथ कंफर्म पूछेगा और ग्राफीय विधि से भी हल करने को कहता है, ठीक है, ग्राफ का विधि से। तो इस चारों में से आपको कोई ना कोई एक विधि से 100% श्योर पूछेगा, ठीक। तो चलिए हम देखेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि चलिए हमको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है, समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 है x/2 + y बराबर 0.8, समीकरण 1, ठीक है। और समीकरण 2 दिया हुआ है x + y/2 बराबर 7/10, समीकरण 2 है, ठीक है। तो हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में अगर हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से, समीकरण 1 या 2 किसी से भी, या तो हम x का मान निकाल लें समीकरण 1 या 2 से, या तो हम y का मान निकाल लें, ठीक है। यदि हम समीकरण 1 से मान लेते हैं कि x का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम x का जो मान निकाले वो समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। चलिए हम उसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे हम लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है मेरा, x/2 + y बराबर 0.8, ठीक है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से आप चाहे तो y का मान निकाल लें या चाहे तो x का मान निकाल लें, तो जिसका भी मान आपको आसान लगे उसका मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम किसी का भी निकाल सकते हैं, तो हम देखिए x का निकालते हैं। तो x का निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम y वाले टर्म को, y वाला जो टर्म है इसको इस तरफ भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x/2 बराबर, आपको ये पता होगा कि अगर y प्लस में है तो उस तरफ क्या हो जाएगा -y, देखो क्या आपको ये पता होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.8 -y, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे 8 का 10 खत्म भी कर सकते हैं, चाहे तो रहने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर रहने देते हैं या खत्म भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये 2 तो इधर गुना में, 2 को भी इधर करेंगे, हमको सिर्फ x वाले टर्म को अकेला करना है, ठीक है। x वाले टर्म को अकेला करना है, तो क्या करेंगे, इसको x को इधर रख देते हैं, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है, x बराबर हो जाएगा 2 से इधर गुना है, ऐसा भाग तो इधर क्या हो जाएगा गुना, तो 2 × 0.8 -y, ठीक है। तो इसको चाहे तो गुना भी कर लीजिए, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 - 2y, इसको समीकरण मान लेते हैं 2 तक, तो पहले से 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो x का मान निकाले हैं इसको रख देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होगा, रखने पर जहां जहां आपको x दिख रहा होगा इसमें वहां रख देंगे 1.6 - 2y, ठीक है। तो रखिए 1.6 - 2y, ये हो गया x का मान, प्लस y/2, तो प्लस y/2 और बराबर में 7/10, तो 7/10, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसका हम 10 वाला पूरा करते हैं, कहेंगे यहाँ तो बटे में तो इसका 10 वाला उठाना पड़ेगा, तो यदि बटे 10 हो जाएगा, 10 वाला खत्म, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो 8 बार में 10, तो 8/, 2 से 5 बार में तो 5 हो गया, 8/5 -2y और फिर प्लस y/2 बराबर में 7/10 बराबर 7/10, ठीक है। अब इसका एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया 10, ठीक है। तो 5 से 2 और 8 से 2 16 -10 × 2 तो हो गया 20
16 माइनस 20y और प्लस 5y बराबर 7। तो ये क्या हो जाएगा, या 16 माइनस 20y प्लस 5y। आई होप कि आपको सॉल्व करने आता होगा। तो माइनस 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 15y बराबर 7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालना है। तो y का मान क्या हो जाएगा, 16 माइनस 7, इस 7 को इधर कर लिया और इस 15y को इधर कर देते, तो 15y। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं, हो जाएगा 15y बराबर 16 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 बटे 15। तो 3 से 3 बार में 9 और 3 से 5 बार, तो इसलिए y बराबर निकल गया मेरा 3 बटे 5। ठीक है, तो अब जो y का मान निकला 3 बटे 5, हम y का मान को कहाँ रखते हैं, समीकरण x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये रो। ठीक है, अब समीकरण 3 में क्या है, x बराबर है 1.6 माइनस 2y। ठीक, ये 2y है। तो क्या हो जाएगा, अब y का मान रखिए, तो 1.6 माइनस 2 इंटू या 2 गुना 3 बटे 5। अब इसका दशमलव खत्म कर सकते हैं, दशमलव खत्म करेंगे तो बटे 10 ऐसा, तो ये हो जाएगा 2 से 8 बार इसके बाद 2 से 5 बार 10 और माइनस 3 दूनी 6 बटे 5, तो हो जाएगा 2 बटे 5। ठीक है, तो इसलिए x, तो नीचे में एक लाइन लिख देंगे, अतः x बराबर 2 बटे 5 एवं y बराबर 3 बटे 5। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं क्वेश्चन को तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो प्रतिस्थापन विधि से जिसको हल करने के लिए बोले, तो हम उस क्वेश्चन को इसी तरह से बनाएंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से समझ लीजिए कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी हम यहाँ पे जैसे x का मान निकाले, x का मान निकाले ना, तो आप इसमें चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जिसका भी मान निकालेंगे और जिस भी समीकरण से निकालेंगे, जैसे हम समीकरण 1 से निकाले x का मान, तो अब इस मान को हम एक वे नहीं रखेंगे, इस मान को हम एक वे नहीं रखेंगे। ठीक है, एक वे नहीं रखना, क्यों नहीं रखना है, जिस समीकरण से निकाले उस समीकरण में मान नहीं रखना है। ठीक है, अगर इस मान को समीकरण इसमें रखते हैं, एक में रखते हैं, तो दोबारा से मेरा यही समीकरण बन गया है। ठीक है, तो इसलिए इस मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है, इस मान को समीकरण 2 में रखें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं, मान लेते हैं अगर यहाँ पे हम y का मान निकालते हैं x के जगह पे, तो समीकरण 2 में हम y के जगह इस मान को रखते हैं, जो भी y का मान मेरा निकलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको नोट कीजिए, और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम उसको उसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। आपको वीडियो रोक के नोट भी करना है, क्योंकि आपका परीक्षा तो बहुत नज़दीक बचा हुआ है। अगर अभी नोट नहीं कीजिएगा तो बाद में करते करते परीक्षा के दिन आपको पछताना पड़ेगा, काश नोट कर लिए होते और रिवीजन भी कर लिए होते। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हम एक विधि को जाने कि हम उसको पर इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक, तो आप दूसरा विधि सीखते हैं। दूसरा विधि क्या बोल रहा है, इसको हल करना है किससे, विलोपन विधि से। इसको हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, हम जैसे कि विलोपन विधि के बारे में बोले थे, क्या विलोपन विधि को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, विलुप्तीकरण। मतलब या तो कोई एक टर्म को, या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को क्या कर देना है, विलुप्त कर देना है। जैसे विलुप्त प्रजाति होता है ना, उसी तरह से मतलब इसको हटा देना है। ठीक, चलिए हम लिखते
प्लस 5y इक्वल्स टू 74, समीकरण 2। ठीक है, देखिए हम विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं, या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को हटाना है हमको, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों को जोड़ के या तो घटा के जीरो करना पड़ेगा। अगर y और x वाले को जोड़ के या घटा के जीरो कीजिए, या तो y वाले टर्म को जोड़ के या घटा के जीरो कीजिए। तो जब हमको जोड़ के या घटा के जीरो करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर करना पड़ेगा, दोनों टर्म को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जीरो होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को बराबर कर लेंगे। जैसे कि हमने देखा है यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अगर हम इसको गुना कर देते हैं 3 से और इसको गुना कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 दिया 6, तो दोनों की जगह 6 और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम गुना करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं गुना 3, इसको यहाँ लिख देते हैं गुना 2। ठीक है, और हम जिससे भी गुना किए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम डायरेक्ट इसको गुना करके हम गुना नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे, जो किए वो लिखेंगे। हम नीचे लिख देते हैं समीकरण 1 गुना 3। अब देखिए इसका चिन्ह भी प्लस है और इसका चिन्ह भी प्लस है। अगर समान चिन्ह रहे, अगर दोनों पास एक ही चिन्ह हो, तो हम यहाँ बीच में माइनस का साइन देंगे, बीच में माइनस का साइन देंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग हो, मान लेते हैं यहाँ पे माइनस होता, अगर पहले से माइनस होता तो हम यहाँ पे प्लस देते। ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस देंगे, तभी तो घट के जीरो होगा। हाँ, तो माइनस दिए और फिर 2 इंटू 2। ठीक है, समीकरण 2 इंटू 2। ठीक है, से तो हम इसको गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको लिख दें, तो 3 से 2 सबको गुना करना है इस पूरे में। ठीक है, तो 3 से 2 क्या हो जाएगा 6x, फिर प्लस 9y बराबर इस 46 में भी 3 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 18 का 8, 1 फिर 4 दिया 12, 1 और 13। ठीक है, और फिर 2 से इस पूरे में गुना कीजिए, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दिया 6x प्लस 2 से 10y बराबर 74 गुना 2 2 में 4 2 8 और 14 148। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जब भी हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले में जो भी टर्म है सब का चिन्ह पलट जाएगा, सब का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब बदल जाने से मतलब है कि अगर प्लस है तो अब नया चिन्ह होगा माइनस। क्या समझे, अगर प्लस है तो नया चिन्ह होगा माइनस, और अगर माइनस होता तो होता प्लस। अभी तो इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है। ठीक है, तो अब जो चिन्ह बदल के होगा वो है माइनस, और वो चिन्ह बदल के दिखाना भी है। तो यहाँ पे माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, यहाँ भी माइनस देंगे, तीनों जगह माइनस दे दिए। अगर मान लेते हैं, गलती से मान लेते हैं यहाँ पे माइनस हो जाता है या फिर यहाँ पे माइनस होता, मान लेते हैं 148 पास माइनस होता, तो 148 पास पहले से यदि माइनस होता, अभी है नहीं तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या देते प्लस। ठीक है, तो अभी माइनस नहीं है, तो माइनस नहीं है तो अभी क्या देंगे, चिन्ह बदलेगा तो माइनस। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ भी 6x, यहाँ भी 6x कट जाएगा ये टर्म, तो इसको काट के दिखा देंगे, हल्का सा काट देते हैं, काटेंगे तो मिट जाएगा। ठीक है, काट देते। अब देखिए यहाँ 9y माइनस 10y, अब नया चिन्ह हो गया जो बदल के आया, तो माइनस 10y हो गया और प्लस 9y, तो कितना हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस y बराबर। देखिए बड़ा में मतलब बड़ा के पास है माइनस और छोटा के पास है प्लस, तो बड़ा का चिन्ह सबसे बड़ा, जैसे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। अब देखिए 148 में 138 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 0 1 10 बचा। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए y बराबर 10, है ना, तो y का मान निकल गया 10। तो अब क्या करेंगे, इस मान को
क्या है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 56। तो y का मान मेरा निकला है 10, तो y का मान 10 लिखिए। तो 2x प्लस 3 इंटू 10 बराबर 46। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 30 बराबर 46। 30 को इधर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर 46 माइनस 30। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा सीधा x बराबर, इधर 2 गुना में तो उधर भाग हो जाएगा। तो 46 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 16 और बटे 2 से 8 बार में, तो इसलिए x बराबर 8। तो x का मान निकल गया 8 और y का मान निकल गया 10। तो हम यहाँ नीचे में लिखेंगे इसलिए x बराबर 8 एवं y बराबर 10, है ना। इस तरह से आपको लिखना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, विलोपन विधि से हल करने कहता है, तो हम इसको ऐसे हल करेंगे, ठीक है। और अगर इस तरह से हल करेंगे तो आपको फुल पे फुल मार्क्स मिलेगा। और लास्ट में ऐसे लिखना मत भूलिएगा, गलती से भी सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन लास्ट में ऐसे लिखना ना भूलिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो इसको नोट कीजिए। फिर हम इस तरह का एक और क्वेश्चन बताएंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। सबके लिए तो हार्ड नहीं होगा, जो बच्चे पढ़े हैं उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा। इसको सबसे पहले नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने पिछला वाला क्वेश्चन को नोट भी कर लिया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एक और क्वेश्चन को देखेंगे उस तरह से विलोपन विधि से। एक और क्वेश्चन को देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है कि x बटे 6, x बटे 6 प्लस y बटे 15 बराबर है 4, ठीक है। और दूसरा है x बटे 3 माइनस y बटे 12 बराबर 19 बटे 4। तो इसको भी विलोपन विधि से हल करना है। तो हम इसको कोई बच्चा चलिए बनाते हैं और लिखते हैं। समीकरण एक क्या है x बटे 6 प्लस y बटे 15 बराबर 4। समीकरण एक। समीकरण दो क्या है x बटे 3 माइनस y बटे 12 बराबर 19 बटे 4। ये समीकरण दो, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे। तो जैसे कि हम आपको पहले कहे थे या पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि हमको x वाली टर्म को बराबर करना है या तो y वाली टर्म को बराबर करना है। किसी एक को बराबर करना है और उसके बाद या तो उसको जोड़ के या तो उसको घटा के 0 पुराना है, तभी तो वो कैंसिल होगा, ठीक है। तो मतलब विलुप्त होगा वो वाला टर्म। तो चलिए अब यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि x बटे 6 यहाँ है x बटे 3। अगर कोई बच्चा कहता है कि हम x वाले टर्म को बराबर करेंगे या कोई बच्चा कहता है कि हम इस नीचे वाले को बराबर करेंगे, सॉरी y वाले को बराबर करेंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि x वाले को बराबर करते हैं। तो x को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको गुना करना पड़ेगा। गुना किससे करना पड़ेगा, नीचे को गुना करना पड़ेगा 1/2 से, क्योंकि 1/2 से गुना करेंगे तभी तो ये x बटे 6 होगा, ठीक है। और अगर आप इस तरह से बटे में इसको गुना नहीं करना चाहते हैं, तो बटे में गुना नहीं करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब चलिए पहले दोनों की जैसे बता देते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसको 1/2 से गुना करते हैं समीकरण 2 को, तो पहले हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 गुना 1/2, ठीक है। 2 गुना 1/2 आप पहले ही लिख दिए समीकरण 1, और उसके बाद 1/2 से गुना करके क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह समान है तो क्या बोले थे माइनस। तो 1 माइनस समीकरण 2 गुना 1/2 से, ठीक है। इसका मतलब हुआ समीकरण 1 में हम घटाएंगे समीकरण 2 को 1/2 से गुना करके, ठीक है, गुना करके। तो समीकरण 1 तो उसी तरह रह गया, तो ये हो गया x बटे 6 प्लस y बटे 15 बराबर 4। समीकरण 2 हो गया x बटे 6 माइनस y बटे 24 और फिर बराबर 19/8, ठीक है। तो ये हो गया।
चिन्ह यहाँ पे क्या दिया है माइनस, तो जब भी माइनस का चिन्ह बोले थे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा, तो बदलेगा यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस था तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये वाला टर्म तो कट जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y बटे 15 प्लस y बटे 24, ठीक है। तो y बटे 15 और y बटे 24, तो इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ देते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, y बटे 15 है प्लस y बटे 24, तो एलसीएम हो जाएगा 15 24 का 120, ठीक है। तो 24 से 120 के बार में कटेगा 5 बार में, तो 5y प्लस 15 से 120, 15 8 बार, 8 9 y तो 8 बार, तो हो जाएगा 8 5 13y बटे 120, तो ये हो जाएगा 13y बटे 120, ठीक है। और बराबर में हमको 4 में घटाना है 19 बटे 8, तो 4 माइनस 19 बटे 8 तो हो जाएगा 32 माइनस 19 बटे 8, ठीक है। तो 12 में तो घटना थोड़ा सा कितना 3 का, यहाँ बचा 2 मिल गया तो 1 में 13 बटे 8, ठीक है। तो यहाँ से 13 बटे 8 बचा 13y बटे 20 120, ये 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, और बचा कितना 8 से 120 के बारे में कटेगा 15 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि y बटे 15 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, ठीक है। तो इसलिए y बराबर हो गया 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, तो लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखिए तो क्या है x बटे 6 प्लस y, तो y का मान रखना है तो y का मान क्या होगा 15 बटे 15 बराबर 4, ठीक है। समीकरण 1 में रखें तो देखिए 15 बटे 15 तो कट के क्या आ जाएगा 1, ये बच गया 1, तो x बटे 6 बराबर, ये 15 से 15 एक बार में कटेगा, 1 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो 3, ठीक है। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 18, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया 18 और y बराबर 15, ठीक है। अतः x बराबर कितना 18 एवं y बराबर कितना 15, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसका दूसरा मेथड से कैसे इसको बनाते हैं, देखिए इसका मेथड से यहीं पे ले लेते हैं, दूसरा मेथड और मेथड और देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं इसको, क्या है x बटे 6, तो x बटे 6 प्लस y बटे 15 बराबर 4, तो इसका एलसीएम क्या हो जाता है 15 और 6 का 30, तो 6 से 5 बार में 5x और प्लस 15 से 2 बार में तो 2y बराबर 4, तो ये कितना या 5x प्लस 2y बराबर 30 चौके 120, इसको समीकरण मान लेते हैं 3, ठीक है। अब फिर समीकरण 2 को इसी तरह से हल कर रहे थे, तो क्या था समीकरण 2 था x बटे 3 माइनस y बटे 12 बराबर 19 बटे 4, तो इसको भी एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना होता है इसका 12, तो 3 से 4x माइनस y बराबर 19 बटे 4, तो 4 से 12 कट जाता 3 बार में, और फिर 4x माइनस y बराबर 3 गुना 19 है तो 57, ठीक है। इसका मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। तो मेरा जो नया समीकरण बनता है क्या बनता है 5x प्लस 2y बराबर 120 और 4x माइनस y बराबर 57, ठीक है। तो हम इस समीकरण में x का जो मान निकला था 18 और y का जो मान निकला था 15, इस मान को भी यदि हम इसमें रखते हैं तो जो मेरा मान निकलेगा वो क्या निकलेगा 120 ही निकलेगा। तो रख के देखिए x का मान रखिए 18, 18 गुना 5 क्या हो जाएगा 18 का 90, और फिर 90
90 प्लस 30 120 हो गया, तो ये भी सही हो गया। इसमें रखिए तो 18 गुना 4 18 चौके 72, 72 माइनस y का मान 15, तो 72 में 15 घंटे में कितना बचेगा 57। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से इसको बना सकते थे। इस मेथड से फिर हमको समीकरण को हल करना पड़ता है, जैसे हमने बताया कि जैसे सब पिछला वाला क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको आप नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको आज भी जो भी हम बताए, जो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और आपने वो क्वेश्चन को नोट भी किए होंगे। तो बच्चे जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों तक आप वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना देख ही रहे होंगे किस तरह से बनाना है वीडियो। बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है बनाने में, रुक रुक के बनाना पड़ता है, वीडियो को पॉज करके बनाना पड़ता है, और क्योंकि नहीं कुछ भी इक्विपमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जिसके लिए आपको थोड़ा दिक्कत भी होता होगा देखने में या फिर आवाज़ में। तो फिर भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन हम दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है कि 2x प्लस 3y बराबर 8 एवं 4x प्लस 6y प्लस 7 के कितने हल संभव है। तो आप इसका हम वो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि इसका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में बताइए। और जो भी क्लास 10 के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए कल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। कल जो बताएंगे वज्र गुणनखंड और ग्राफ का विधि। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो कल का वीडियो देखना गलती से भी ना भूलिएगा। ठीक है, और अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल से, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।